रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड चीजें हैं। किस तरह से इन्वर्सली रिलेटेड है कि अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी तो वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, वो कम स्टेबल हो जाएगी। और अगर कोई चीज स्टेबल है तो इसका मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दो ऑपोजिट चीजें हैं। जिस चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा उस चीज की रिएक्टिविटी कम, और जिस चीज की स्टेबिलिटी कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट टर्म्स हैं। अब बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है और कम रिएक्टिव है, इस बात को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। और उसको प्रूव करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का सहारा लेंगे दैट इज एनर्जी बेसिकली। अब एनर्जी के साथ इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? जिस चीज की एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कम स्टेबल है, और जिस चीज की एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है और कम रिएक्टिव है। देखो, किसी चीज के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना रिएक्शन करती फिरेगी, अपने आप को नॉर्मलाइज करने के अंदर हाइपर मोड में चली जाती है ना, हाइपर एनर्जी वाली हो जाती है, जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो रिएक्ट करने के चक्कर में पड़ती रहेगी और बार बार रिएक्ट करने की कोशिश करती रहेगी। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बात हम लोगों ने ये प्रूव करनी है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है और रिएक्टिविटी कम है। इसका मतलब बेंजीन की जो एनर्जी है वो भी कम ही होगी। ठीक है। तो एक चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है कि बेंजीन की जो एनर्जी है दैट इज लेस देन दैट ऑफ इट्स नॉर्मल कंपाउंड। यही बात आज हम लोगों ने प्रूव करनी है, और इस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। इस एनर्जी को भी आगे जाके रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, और वो मैं फिर आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन बहरहाल अभी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये बात प्रूव करनी है कि बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये रिएक्टिव कम है और इसकी एनर्जी भी कम ही है। ठीक है। तो बेंजीन की कम एनर्जी आप लोगों ने प्रूव करनी है। वो प्रूव करने के लिए आप लोगों को क्या बताता है वो आपको बताता है जी कि अगर आप देखो ये वाला रिएक्शन, वो कहता है कि आप एक ना हाइपोथेटिकल सा कंपाउंड लो, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, मतलब 6 कार्बन तो उसके अंदर मौजूद हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर 6 कार्बन तो मौजूद हैं जैसे बेंजीन के पास थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। ठीक है। एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेगा प्लैटिनम की मौजूदगी के अंदर, उसको नॉर्मलाइज कर देगा। आपको पता है एक हाइड्रोजन जो है वो जाके डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और उसकी जगह पे खुद रिप्लेस होने के बाद, खुद उसकी जगह पे लगने के बाद साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये सिंपल सा रिएक्शन समझ आ गया ना। एक डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन ऐड करो तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं वो उन्होंने ऑब्जर्व किए कि एक बॉन्ड अगर एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, एक 6 कार्बन वाली रिंग हो, उसके अंदर एक बॉन्ड हो, तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितनी लगती है। तो उसकी एनर्जी जो लगती है आपको, वो यहाँ पे उसने पीछे बताई हुई है, ये लिखा हुआ है आपके पास। देखो, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है दैट इज 119.5 किलो जाउल पर मोल। एक बॉन्ड जब आपने तोड़ी तो उसके लिए जो एनर्जी लगी है दैट इज 119.5 किलो जाउल पर मोल। ठीक है। तो ये एनर्जी आप लोगों ने याद रख लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम अगर ये वाला रिएक्शन देखें तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो एक बॉन्ड तोड़ने की आपको एनर्जी लगी है दैट इज -119.5 किलो जाउल पर मोल, हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। फिर वो कहता है कि आप इसी तरह का एक कंपाउंड लो, लेकिन अब उसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए। उसी तरह का कंपाउंड, लेकिन अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हैं। अब वो जो दो डबल बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ने के लिए दो हाइड्रोजन लगाए, और दो हाइड्रोजन लगाने के बाद वो नॉर्मलाइज हो गई। होना ये चाहिए कि इसकी एनर्जी कितनी हो, 119.5 नेगेटिव के साथ, और इसको आपको डबल करना है। जाहिर सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर इतनी लग रही है तो दो बॉन्ड तोड़ने के लिए उसे डबल लगेगी। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -239.5। ठीक है। तो इसका आंसर आया था -239.5। लेकिन जब उसने ये रिएक्शन प्रॉपर करवा के देखा, और ऐसा कंपाउंड का जब रिएक्शन करवाया, होनी ये चाहिए थी, ये हमने अपने पास से कैलकुलेट की है, लेकिन असल में आ कितनी रही थी, इसकी एनर्जी आ रही है -231.5। इसका मतलब यह है कि ये है कि जो एनर्जी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही, उससे कम एनर्जी आ रही है। ठीक है। हम लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ। तीसरे रिएक्शन में हम लोगों ने बेंजीन को इस्तेमाल किया। अब अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक बात पता है कि बेंजीन के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं।
तो अगर हम देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से है और इसके अंदर 1 और 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं। जब बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि बेंजीन को तीनों बॉन्ड्स तोड़वाने के लिए, 3 हाइड्रोजन देने के बाद इसको एनर्जी लगनी चाहिए 3 इंटू 119.5, ऐसे ही है ना। इसको 3 इंटू 119.5 देनी चाहिए, यानी कि इसको देनी चाहिए तकरीबन 358.5 किलो जॉल पर मोल। लेकिन जब उन्होंने बेंजीन की एनर्जी ऑब्जर्व की तो ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि उसकी एनर्जी तो आ रही है -208.5। तो इन्होंने क्या किया, जो बेंजीन की एनर्जी होनी चाहिए थी यानी कि 358, उसके अंदर से माइनस कर दिया 208.5 को, तो आपके पास इनका डिफरेंस आ गया 150। इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल कंपाउंड अगर होता तो वो नॉर्मल कंपाउंड एनर्जी लेता 358, उसकी एनर्जी होती 358, लेकिन बेंजीन की एनर्जी 205 है। इसका मतलब एक नॉर्मल कंपाउंड से 105.5 किलो जॉल पर मोल कम एनर्जी बेंजीन के पास मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन की एनर्जी जो है आम उसी की तरह का अगर एक नॉर्मल कंपाउंड होता तो उससे कम एनर्जी बेंजीन रखे हुए है, और चूंकि इसने बेंजीन ने एनर्जी कम रखी हुई है इसी वजह से बेंजीन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द कंपाउंड जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स हो और वो बेंजीन की तरह का 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर हो। इस बात की समझ आई मेरी किसी को या नहीं? यहां तक कोई पॉइंट पूछने वाला हो? बच्चों तीनों को क्लियर हो गया? ये लास्ट में जो ट्रिपल ये बेंजीन के डिफरेंस का आपने बताया, ये एक दफा रिपीट कर दें। जी देखो, एक बॉन्ड अगर हो तो उसको एनर्जी लगती है 119.5, दो बॉन्ड्स होंगी तो उससे डबल लगेगी यानी कि 239.5, तीन बॉन्ड्स अगर होंगी तो लगेगी 258.5। लेकिन जब हम लोगों ने तीन बॉन्ड वाला कंपाउंड, बेंजीन ही है ना, तीन बॉन्ड वाला कंपाउंड अगर कोई नॉर्मल कंपाउंड होता, बेंजीन ना होता, बेंजीन के अलावा कोई कंपाउंड होता जिसके पास तीन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और वो रिंग्ड स्ट्रक्चर में 6 कार्बन लिए हुए है, तो वो एनर्जी देता 358.5, वो नॉर्मल कंपाउंड था। अब जब हम उसकी जगह पे बेंजीन इस्तेमाल करेंगे तो बेंजीन हमें एनर्जी दे रहा है 208.5। इसका मतलब ये है कि बेंजीन अपने ही तरह के एक नॉर्मल कंपाउंड से कम एनर्जी एग्जिबिट किए हुए बैठा है, और कितनी एनर्जी कम की हुई है वो है 150.5। 150.5 कम एनर्जी है बेंजीन के पास एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कंपाउंड हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स एंड 6 कार्बन एटम्स। एक नॉर्मल कंपाउंड जिसके पास 6 कार्बन एटम्स हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो 358 रखता है एनर्जी अपने पास, मतलब लाइक हाइड्रोजनेशन के दौरान। लेकिन बेंजीन जो है ये सिर्फ 208.5 के ऊपर इक्तफा किए हुए है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के पास कम एनर्जी है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कंपाउंड, और कितनी कम एनर्जी है वो हम लोगों ने देख लिया, 150.5। अब ये जो 150.5 है इसका मतलब इतनी एनर्जी बेंजीन के पास कम है। तो जब हम लोगों ने शुरू में एक बात डिस्कस कर ली है कि जिसके पास जितनी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि वो उतनी ज्यादा स्टेबल है और उतनी कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन इस 150 की एनर्जी की वजह से, ये जो इसके नॉर्मल कंपाउंड से भी कम है, ये इस 150 एनर्जी की वजह से ज्यादा स्टेबल है और कम रिएक्टिव है। इस एनर्जी को, ये जो 150.5 है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इस एनर्जी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जो इस नॉर्मल कंपाउंड से कम है। तो इसका मतलब यह है कि बेंजीन अपनी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से ज्यादा स्टेबल है और कम रिएक्टिव है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आगे उसने डायग्राम बनाई हुई है और एक बहुत ही इजी और अच्छे वे के अंदर उसने समझाया हुआ है। तो अगर आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर उसने तीनों बातें बड़े क्लियरली मेंशन की हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो, एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड ये वाला, जिसके सिंगल डबल बॉन्डेड कंपाउंड यानी कि एक ऐसा 6 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, इसको लगती है 119.5। ठीक है। दूसरे वाला अगर आप कंपाउंड देखो जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं तो उसको लग रही है -231.5। एक तीन डबल बॉन्ड्स वाला अगर एक नॉर्मल कंपाउंड हो तो उसको लग रही है 358.5। मतलब बेंजीन के मुताबिक जो हमारे पास कंपाउंड है वो ये है ना, ये इस तरह का कंपाउंड बेंजीन का होता है। लेकिन ये हम लोगों ने, ये वाला कंपाउंड असल में बेंजीन नहीं है, ये वाला कंपाउंड एक साइक्लोहेक्सेन है जिसके अंदर तीन डबल बॉन्ड्स मौजूद है। बेंजीन को जब आपने टेस्ट किया तो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन आई 208 पे। मतलब एनर्जी लेवल अगर आप देखो
तो सॉरी एक सेकंड, मैं दोबारा क्लियर करूं। ये देखो, अगर आप एनर्जी लेवल देखो तो ये एनर्जी लेवल है इस एक नॉर्मल कंपाउंड का, और बेंजीन का एनर्जी लेवल कहाँ पे आता है? बेंजीन का एनर्जी लेवल इस जगह पे आता है। तो इसका मतलब ये है इन दोनों के दरमियान अगर आपको डिफरेंस निकालना पड़े तो ये डिफरेंस है 150 किलो जॉल पर मोल, और उसी डिफरेंस को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब बेंजीन के पास एनर्जी कम है एज कंपेयर टू अ साइक्लोहेक्सेनिक मॉलिक्यूल हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स। तो जब उसके पास एनर्जी कम है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब समझ आ गई इस बात की? जी। तो इसका मतलब यह है कि बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इट्स नॉर्मल कंपाउंड। ये हो गई एक रीजन। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक दफा दोबारा टॉपिक का ओवरव्यू करवा दूं। हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक का नाम है, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी वाला रिलेशन तो हम लोगों ने एक दे दिया। उसके अलावा बेंजीन की स्टेबिलिटी के अंदर एक और प्रॉब्लम है, मतलब एक और चीज है, और वो ये चीज है कि बेंजीन का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, देखो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अगर आप एक क्वेश्चन बनता है ये है कि अगर आप ये वाला कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड और बेंजीन के अंदर क्या फर्क है? अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि ये वाला जो कंपाउंड है और बेंजीन के अंदर क्या फर्क है? बेंजीन का भी तो फॉर्मूला यही वाला है। तो कोई मुझे बता सकता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? बच्चों, बेंजीन के अंदर इस कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस है? कोई मुझे डिफरेंस बताओ। है कोई डिफरेंस? हेलो? मिला किसी को डिफरेंस या नहीं? कल वाला जिन लोगों ने कल पढ़ा था वो तो एटलीस्ट बताओ ना। माँ, आपने लेक्चर नहीं देखा कल वाला? नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही थी। शुरू का थोड़ा सा देखा था, वो फॉर्मूला तक। तो हम्म। मैंने फिर आज का जब करूंगी तो वो पीछे वाला हो जाएगा। देखो, इसके अंदर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बेंजीन के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो एक जगह पे रुकी नहीं रहती, वो डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स हैं। डीलोकलाइज का मतलब ये है कि अभी तो ये इस जगह के ऊपर है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये इस जगह पे चली जाएंगी। मतलब ये जो तीनों साइड्स रह जाती हैं, ये इस पे चली जाती हैं, फिर शिफ्ट होकर दूसरे पे चली जाती हैं, फिर शिफ्ट होकर बार बार अगले पे चली जाती हैं। इसका मतलब ये है, ये वाला जो कंपाउंड हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन विद 3 डबल बॉन्ड्स बनाया है, इस कंपाउंड के अंदर ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये फिक्स्ड है। लेकिन बेंजीन के अंदर ये 3 डबल बॉन्ड्स कभी भी फिक्स्ड नहीं रहती, ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं, और 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड रहनी है, ये बात तो कंफर्म है कि 3 डबल बॉन्ड रहनी है। लेकिन किस मौका पर किस 2 कार्बन के दरमियान है, हमें कुछ नहीं पता। मतलब बेंजीन जो है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स हैं 3 रहेंगी, लेकिन किसी भी कार्बन के दरमियान हो सकता है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान हो जाए, या अगले ही लम्हे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान हो जाए, अगले ही लम्हे ये वाली बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान हो जाए। तो किसी भी 2 कार्बन के दरमियान वो बॉन्ड रहेगी, और बॉन्ड रेगुलरली बार बार हर दूसरे ही लम्हे शिफ्ट होती जा रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। पहले अगर कार्बन नंबर 1 और 6 के दरमियान है, फिर 1 और 5 के दरमियान चली जाएगी, 1 और 4 के दरमियान चली जाएगी, 1 और 2 के दरमियान चली जाएगी, या किसी भी के दरमियान चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होती चली जाती है बॉन्ड चीजों के दरमियान, लाइक कार्बन एटम्स के दरमियान वो शिफ्ट होती चली जाएगी अगेन एंड अगेन। ठीक है सर, आप चले जाओ। आप मैं रिकॉर्ड सेंड कर दूंगा आपको। आप चले जाओ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तबीयत ठीक होगी तो कल से ले लेना लेक्चर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो है उसके अंदर बॉन्ड ये शिफ्ट होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ये 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये वाला अगर आप देखो, 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? अब ये आपको कार्बन नंबर जिसने बताए, मैं लेट से ये आप लोग अगर ये वाली डायग्राम देखो, इस डायग्राम के ऊपर उसने हर कार्बन को एक हाइपोथेटिकल नंबर दे दिया। सबसे ऊपर वाला कार्बन 1, साइड वाला 2, 3, 4, 5 और 6। कभी कभी अगर आप देखो तो बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, और इसी तरह से 3 और 4 के दरमियान, 5 और 6 के दरमियान। यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 और 1 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, और इसी तरह से। और
अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो 1 और 4 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, 6 और 5 के दरमियान, साइड्स में अगर आप देखो 2, 5 और इस तरह से बाकी दोनों में भी 6, 3 और बाकी दोनों में भी। इसका मतलब ये है कि 5 बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि बेंजीन कभी भी एक स्ट्रक्चर की तरह से नहीं रह सकती। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स जो हैं ये एक ही जगह पर रुके नहीं रह सकते, ये ऑल द टाइम मूव करते जा रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। इसी वजह से बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब मैंने कल भी वैसे तो ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब दोबारा मैं बता रहा हूँ। लेट से कि कोई इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी एक चीज अटैक करने की कोशिश करती है, लेट से वो इसका बॉन्ड पे अटैक करती है, ठीक है। जैसे इस बॉन्ड पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड तो आगे शिफ्ट हो गई है, इस जगह पे देख लो। फिर वो दोबारा इस पे अटैक करने की कोशिश करेगी, ये दोबारा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाती है। फिर अटैक करने की कोशिश करती है, शिफ्ट होकर यहाँ पे चली जाती है। इसका मतलब बॉन्ड बार बार मूव करे जा रही है, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रोफाइल है या जो भी रिएजेंट है वो इसके ऊपर प्रॉपरली अटैक ही नहीं कर पा रहा। तो जब अटैक ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और कम हो जाने का मतलब ये है कि फिर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से बेंजीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वजूद में आते हैं। 5 मेजर स्ट्रक्चर्स बेंजीन के आते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इस पेयरिंग स्कीम के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और साथ में रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पूछे हुए हैं। आपको एरोहेड के साथ इनको मेंशन कर देना है, और ये 5 स्ट्रक्चर्स भी पूछ लेता है, और ये डेफिनेशन वगैरह भी पूछ लेता है। मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीजें आपने अब देख लेनी है। पता चल गया इस बात का? यस और नो? यस। ओके। ओके। तो नेक्स्ट अब आगे आ जाती हैं। हमारे पास ये वही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि कभी पोजीशन, किस पोजीशन के दरमियान बॉन्ड है, कभी किस पोजीशन के। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे ना 2 स्ट्रक्चर्स जो पहले बताए हुए हैं ना, ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स थे। कैक्यूल ने इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम किया हुआ है। कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स, कैक्यूल के नाम पे इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया। और जो अगले वाले हैं, ये डेवर का स्ट्रक्चर है। ये इस अगला आने वाला साइंटिस्ट था जिसने इसको मजीद ग्लोरीफाई किया था, और कैक्यूल के ऑब्जेक्शंस जो उसके ऊपर लगे थे उसको रिजॉल्व किया था। तो इस तरह से आपने 5 स्ट्रक्चर्स याद कर लेने, और नाम याद रखना है कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और डेवर के स्ट्रक्चर कौन से हैं। अगर साथ साथ वाले के दरमियान बॉन्ड्स बनाओगे तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आमने सामने वालों के दरमियान बनाओगे तो फिर डेवर के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है। खैर, तो फिर इसका एक सॉल्यूशन बताता है आपको कि अब आपने स्ट्रक्चर कौन सा बनाना है। आपसे वो कहे कि ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है या ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो इन सारी चीज़ों से बेहतर ये है कि आप इसके अंदर एक एरो है, सॉरी, एक सर्कल लगा के बार बार बेंजीन को एक्सप्लेन करो। ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा बेहतर भी है कि आप इस तरह से इसको आपने बेंजीन का वो स्ट्रक्चर बनाया, और बनाने के बाद सेंटर में राउंड स्ट्रक्चर लगा दो। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेंजीन है। इसके अंदर वो कंफ्यूजन हो सकती है उसी कंपाउंड के साथ, इसके अंदर भी कंफ्यूजन हो सकती है उसी कंपाउंड के साथ, वो साइक्लोहेक्सेन के ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो इट इज प्योरली फॉर सेक ऑफ बेंजीन। ठीक है। लास्ट पे आपको इनकी बॉन्ड लेंथ्स बता देता है। वो बॉन्ड लेंथ आप लोगों ने याद रख लेनी है इन तीनों चारों की। कि अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम डबल में, ट्रिपल में 1.20, और जो बेंजीन है वो 1.397 है। 1.4 अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है। तो ये आपने डबल बॉन्ड्स भी इसकी याद रख लेनी है। ठीक है। So the carbon-carbon bond length in benzene is intermediate between those alkanes and alkenes. The resonating structure, single and double bonds in benzene can be better represented as a complete circle inside the ring. तो ये कॉमन सी बात मैंने जो आपको बतानी थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे हमारे पास फिर आगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रहता है कि बेंजीन हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन आगे, फिर इसके रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे, और डिफरेंट रिएक्शंस के बाद फिर ऑब्वियसली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ थोड़ी सी डिटेल्स के बाद। तो आसान चैप्टर है, पहले वाली की बेस के ऊपर ही आगे है। इवन ये चैप्टर कदरे बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। उसके अंदर तो बेसिक्स थी और सारे मामला थे, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता। सारे चैप्टर के अंदर ही आपको मतलब रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो बनाना भी इजी है और अच्छा भी लगता है, लाइक आसान है बनाना बेंजीन और ये सारा कुछ। तो बेसिक्स आएंगी 8th चैप्टर वाली, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी कि 8th चैप्टर में जो कुछ चीज़ें हैं वो भी, तो वो फिर अभी देख लेंगे। बच्चों एक सेकंड रुकना, मुझे कॉल आ रही है।
हाँ बच्चों, इसका पता चल गया आज वाले इसका जो टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने। कुछ पूछना है इसमें से? दो ही रह गई हो तुम लोग। कुछ पूछना तो नहीं इसमें से? नो। समझ आ गई? सी आ गई। हाँ, और कायनात तुम? आ हेलो? गई। पक्का? आ गई। मैं सुन लूंगी, बाद में भी आ गई है। हाँ चलो, अच्छी बात। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम लोगों ने वो पार्क स्टडीज का क्या करना है? अगला सवाल करना है उसका। अ, कौन सा भला? नक्शे की तारीफ करें। नेज नक्शा बनाने के लिए हमें कौन कौन सी पेज मालूमात नंबर दरकार बताना, होती है? पेज नंबर बताना, ये सबसे आसान है कसम। 52। ओके, एक सेकंड। ओके, पेज नंबर बताना लड़की। बताया है 52। अच्छा भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये रहा। हाँ, नक्शे की तारीफ करें। नक्शा के लिए हमें कौन कौन सी मालूमात दरकार होती है? आसान तरीन चीज़ें। नक्शे के कंपोनेंट्स आपने बताने हैं। डेफिनेशन देख लो। ज़मीन के किसी हिस्से को या ज़मीन को किसी कागज़ के ऊपर मुंतकिल करने को नक्शा कहते हैं। मुख्तलिफ मालूमात हमें चाहिए। सबसे पहले पैमाने की ज़रूरत। पैमाने का मतलब वही चीज़ है जो आप लोग स्केल पढ़ते हो। जब हम वेक्टर बनाते होते थे तो वेक्टर के अंदर हम लोग स्केल बनाया करते थे ना, कि हम लोग कहते थे कि 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर 5 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर दिया करते थे। तो इसी तरह से जमीन के ऊपर भी जो किलोमीटर्स हैं या मील हैं, उन सबको हम लोग किसी न किसी एक यूनिट के अंदर, इंच फॉर एग्जांपल हम लोग कह लेते हैं कि 10 मील के लिए 1 इंच चाहिए आपको, या हम इस तरह से एक स्केल सेट करके वहां पे स्केल लिख भी देते हैं और उसके मुताबिक फिर ड्रॉ करते हैं। अगली चीज है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन के अंदर क्या है, आप उसके ऊपर जब वो लाइंस लगाते हो, आप लोगों ने ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब के ऊपर मुख्तलिफ लाइंस लगी होती हैं। लेट से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल वो अर्थ का ग्लोब है, तो इसके अंदर इस तरह से भी लाइंस लगी होती हैं और इस तरह से भी लाइंस लगी होती हैं। तो जो ऊपर से नीचे लाइंस लगी हुई हैं इनको तूल बल्ब बोलते हैं, और जो साइड्स में लगी हुई हैं इसको अर्ज बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। अगली चीज बताता है अलामात। तो नक्शे के ऊपर सड़कें वगैरह जाहिर सी बात है शो नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए अलामत लगी होती है। आप जब अपनी छोटी क्लासेस की बुक्स वगैरह देखते थे तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन को वो कहते थे ये दरिया है, स्ट्रेट लाइन को कहा करते थे कि ये लट से सड़क है, और लाइन के इर्द गिर्द डॉट डॉट लगे होंगे तो इसका मतलब मैदान है। कुछ भी मतलब इस तरह से सड़कें पहाड़ों वगैरह के लिए आप लोगों को मुख्तलिफ निशानियां लगानी पड़ती हैं, और वो साथ में मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी निशानी किसके लिए है। तो वो आप लोगों को अलामात बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट आगे फिर आपको बताता है खतूत तूल बंद, जो खत इस्वा को काटते हुए जाते हैं। काटते हुए जाने का मतलब, खत इस्वा क्या चीज़ है? मैंने अभी जैसे बताया, ये जमीन की जो सेंट्रल लाइन है ना, इसको खत इस्वा कहते हैं। इसको जो काटते हुआ जाएगा इसको तूल बल्द कहेंगे, और जो इसके साथ पैरेलल जाएगा इसको फिर हम लोग अर्ज बल्द कहते हैं। ठीक है, तो तूल बल्द भी हैं और अर्ज बल्द भी हैं। तो टोटल 360 है इसके अंदर, 90 शुमाली है, 90 जनूबी है, उसके भी वो आपने कर लेने हैं। अगली चीज बता रहा है खत इस्वा, जो सेंट्रल लाइन है, इक्वेटर, जो जमीन को दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं खत इस्वा। ठीक है, सऊदीया वगैरह वाले जो ममालिक जिस खिते पे मौजूद है ना, जिस पोर्शन पे मौजूद है, सूरज की रोशनी बहुत, जो सूरज की शुआएं हैं वो बहुत तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको खत इस्वा बोलते हैं। ठीक है, और ये बस इतना सा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। आसान सा चैप्टर और आसान सा इसका इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, आप हो जाएगा ना? हो जाएगा। हेलो? और अंग्रेजी का क्या पढ़ना है? उर्दू का कल हद किया था। खत किया था। और तुम लोग ऐसा करो, उर्दू का खत हो गया तुम्हारा, आप बीती कर लो एक। वो कैसे लिखते हैं, क्या होता है, थोड़ा बता दो। ऐसे लिखते हैं जिस तरह से एक कहानी लिखनी है ना, आपने अपने पास से मनगढ़ंत कहानी लिखनी है। इसके अंदर आप लोग कोटेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हो,
और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप इसके अंदर कोई मजाकिया किस्म की बात, कोई फन और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हुए इसको इंटरेस्टिंग बनाते जाते हो। जाहिर सी बात है आप समझते हो। और एक बात याद रखनी है कि आप बीती के अंदर जिस चीज़ की आप बीती लिख रहे होते हो उस चीज़ को मारते नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं कर देते। लेट से आपने कुर्सी की आबेती लिखनी है तो उसके लिए आप बताओगे कि मैं दरख्त का एक हिस्सा हुआ करती थी, उसको काट काट के उसके तख्ते बनाए गए, फिर मैं बनी बाजार में आई, बड़ी अच्छी और तैयार हुई हुई थी, बढ़ाई ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था, मुंह मांगी कीमत ली, फिर आके ऑफिस में पड़ी रही, ये हुआ वो हुआ। तो इसके पूरे जब आप सिनेरियो बनाओगे एंड में वो टूट फूट के किसी स्टोर में पड़ी हो सकती है, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि मैं अपनी ज़िंदगी मैं मर चुकी हूँ या कुछ इस तरह से। आपने बताना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ स्टोर में बैठे हुए। ऐसे ही अगर आप किसी नोट की कहो तो नोट के अंदर आपने कहना है मैं बैंक में नई नई प्रिंट हुई थी, पेपर से बनी थी, फिर किसी अमीरजादे के हाथ में आ गया, उसने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने तोड़ मड़ोड़ दिया, फिर ये हुआ। मतलब इसको पूरी एक कहानी की शक्ल दे के अच्छे तरीके से बताते हुए एंड में आपने बता देना है कि मैं मैली कुचली हो गई और नोट जो है ऑब्वियसली, और फिर वो कहीं भी किसी ड्रॉर के अंदर पड़ा होगा और गुम गया है किसी बच्चे से, या कुछ भी जो भी आप इसकी एंडिंग करना चाहते हो। लेकिन आपने इसको बिल्कुल ही डेड नहीं कर देना, मार नहीं देना, लेकिन आपने बस उसको किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पे वो मौजूद, मतलब मिल नहीं रहा काफी देर से और अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है, इस किस्म के ना कुछ आपने हर चीज को करना है। हाँ, आप उसको चोट पहुंचा सकते, आप कह सकते हो नोट आते आते फट गया कोई 2 साल बाद, या कुर्सी जो है वो टूट गई, उसने किसी को दे दी, या इस तरह से कुछ कर सकते हो। लेकिन आप 100% उसको मार देना वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा आपने वो आप बीती लिखनी है। एक आध आप पढ़ोगे और वहां से तो आपको समझ आ जाएगी, बल्कि कोशिश करो कि आज इसको किसके खुद बारे में लिखो। आप बीती लिखनी? किसके बारे में? आज किसके बारे में आप बीती लिखनी है? कुर्सी के बारे में लिख लो। कुर्सी की लिख लो या नोट की लिख लो, जो दो मैंने एग्जाम्पल्स दिए इनमें से किसी एक की लिख दो मुझे। कुर्सी की लिख लेंगे, लेकिन उसके कोटेशंस कोटेशंस कोई लिखना चाहो बीच में तो आप, लिख के सेंड कर देना बाद में। हाँ चलो इस तरह से कर लो, लेकिन अगर आप करना चाहो तो उसके अंदर बात को मोड़ा जा सकता है ना। फॉर एग्जांपल वो लाइब्रेरी की कुर्सी है तो आप लाइब्रेरी की थोड़ी सी कोटेशंस लिख दो। अब कुर्सी की ऐसा अकेली कोटेशंस लिखना मुश्किल है। या फिर आप पैसे कमाने के बारे इसमें में लिख भोंगे ही सकते हो। ना, हम्म। इसे बचने से ही लिखना है। हाँ यही कर लो। भोंगियां मारनी।